31 अगस्त 2022 के दिन नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने साल 2022-23 के क्वार्टर 1 मतलब अप्रैल टू जून क्वार्टर के लिए जीडीपी फिगर्स पब्लिश किए। और यहाँ पर हम सब ने देखा कि इंडिया की जो जीडीपी है वो इस क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर 13.5% से ग्रो कर चुकी है। शायद ये फिगर आपको उतनी आइडिया ना दे, लेकिन इसी फिगर को अगर हम चाइना से या फिर यूएस से कंपेयर करते हैं तो एक बहुत बड़ा क्लियर पिक्चर आता है। इसी क्वार्टर में चाइना सिर्फ 0.6% से ग्रो कर चुकी है, तो यूएस 1.6% से डाउन चल रहा है। तो ऐसे में पता चलता है कि इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है वो तो बहुत बेहतरीन है इन डेवलप कंट्रीज से। तो फिर अगला सवाल ये आता है कि इंडिया ने आखिर अलग ऐसा क्या कर दिखाया है जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। क्या यहाँ पर गवर्नमेंट के कुछ नए इनिशिएटिव्स है जो काम कर गए, या फिर ओवरऑल हमारी इकोनॉमी ऐसी थी कि जो ग्रोथ के लिए तैयार थी और मौका मिलने पर ग्रो हुआ है, या फिर ये फिगर जो है सिर्फ ईयर ऑन ईयर है और एक्चुअल रियलिटी अलग है। तो फिर सवाल आता है कि इंडिया ने जो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस की है उसके पीछे रीज़न क्या है। कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज यहाँ पर काम आई है, या फिर इंडिया की इकोनॉमी कुछ ऐसी थी जो इस अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार थी। आज के इस वीडियो में डिटेल में बात करते हैं। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो के प्रायोजक है अमेज़न, जिनके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। क्या आपको अपना बिजनेस इंडिया के मोस्ट विजिटेड शॉपिंग डेस्टिनेशन पर बढ़ाना है? तो बहुत सिंपल है, वीडियो में आखिर तक बने रहे। तो शुरू करने से पहले आपको एक कुछ नई चीज़ मैं आपको बता दूं। तो देखिए, जब भी हम डिक्शनरी देखते हैं तो उसमें जीडीपी की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह होती है कि किसी भी कंट्री में जितने भी प्रोडक्ट्स बने हैं या फिर जितनी भी सर्विसेज बनी हैं उन सबको अगर मिला दिया जाए, उन्हें ऐड किया जाए तो हमें उस कंट्री का जीडीपी मिलता है। लेकिन फिर बात यह है कि आज के डेट में अगर हम देखें तो कोई भी कंट्री जो है वो टैक्सेस लगाती है तो साथ में कई सारे प्रोडक्ट्स पर कंट्री सब्सिडी भी देती है। तो अगर किसी कंट्री के पर्सपेक्टिव से अगर हम जीडीपी कैलकुलेट करने की बात करते हैं तो वो कैसे निकल के आता है? टोटल प्रोडक्शन इन अ ईयर, चाहे वो गुड्स का हो, सर्विसेज का हो, प्लस टैक्सेस जो गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है माइनस सब्सिडीज। लेकिन फिर अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस जीडीपी के चक्कर में टैक्सेस और सब्सिडीज भी आ गई है। इसका ही मतलब है कि अगर टैक्सेस बढ़ाए जाते हैं या फिर सब्सिडी बढ़ाई जाती है तो कहीं ना कहीं जीडीपी थोड़ा बहुत मैनिपुलेट हो सकता है, जीडीपी पर उसका भी इम्पैक्ट ज़रूर होगा। तो हमारा पॉइंट ये है कि अगर हम इकोनॉमी को देखते हैं तो इन सारी चीज़ों से हमें अलग देखना है, हमें टैक्सेस और सब्सिडी से अलग देखना है। तो आपको सिर्फ यही देखना है कि एक्चुअल में किसी कंट्री ने कितनी वैल्यू बनाई है अपने प्रोडक्ट बनाकर या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करके। तो अगर आपको वो एग्जैक्टली निकालनी है तो वो सिर्फ आपको जीडीपी से पता नहीं चलती है, उसके लिए आपको निकालना पड़ता है जीवीए, जो कि जीडीपी का एक कंपोनेंट है। तो ये जीवीए इसका फुल फॉर्म है ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो यानी कि किसी कंट्री ने जितने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाए हैं उसकी टोटल। तो अब ये जो जीवीए है ये हमें क्लियर पिक्चर देता है। हालांकि जीवीए में भी कुछ फ्लॉज है, कुछ लिमिटेशंस है, हालांकि उसमें जाना आज का सब्जेक्ट नहीं है। बट पॉइंट ये है कि अगर आपको किसी कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटी देखनी है तो जीवीए एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है जो आपको उस सेक्टर में पर्टिकुलर क्या चल रहा है वो क्लियरली बता देता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अलग अलग सेक्टर के जीवीएस दिए गए हैं। तो अगर हम अप्रैल टू जून क्वार्टर का फिगर देखते हैं फाइनेंशियल ईयर 2022 और फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए, तो हमें ये नजर आता है कि 21-22 में कंस्ट्रक्शन ऐसा सेक्टर था जिसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई थी 71.3% की, जो कि उसके अगले साल भी जारी रही और फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में वो 16.8% रही। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा सेक्टर था जिसमें FY 21-22 में 49% की ग्रोथ थी, लेकिन FY 22-23 में ये काफ़ी कम होकर 4.8% पर आई। और उसके अलावा एक और सेक्टर है जो कि आप कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ सेक्टर है, जिसमें ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग आते हैं। यहाँ पर पिछले दोनों सालों में इसी क्वार्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने हमें मिली है। तो यहाँ पर जीवी के बेसिस पर हम फोकस करते हैं इन 3 सेक्टर्स पर और ये पता करने की कोशिश करते हैं कि इन 3 सेक्टर्स में आखिर ऐसा क्या चल रहा है जिसकी वजह से इनके जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर हम इंडिया की जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो कंजम्पशन उसमें सबसे बड़ा रोल निभाता है, और ये जो कंजम्पशन है ये इंटरनेट पेनिट्रेशन की वजह से बहुत तेजी से बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम ई कॉमर्स डेटा की ही बात करें तो इंडिया की जो ई कॉमर्स सेगमेंट है उसके इस कैलेंडर ईयर की जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है वो 22.5% है। तो आपको अगर इस अपॉर्चुनिटी का फायदा लेना है तो आप भी अपना बिजनेस शुरू करके उसे ऑनलाइन बढ़ा सकते हैं। और इसी का जो बेस्ट सोल्यूशन है वो है अमेज़न, जो कि इंडिया की मोस्ट विजिटेड शॉपिंग डेस्टिनेशन है, जहां पर करोड़ों लोग यहां पर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। अमेज़न पूरी इंडिया में हर सिटी में डिलीवरी प्रोवाइड करता है। इंडिया में जितने भी पिन कोड्स है वहां पर उनकी सर्विस अवेलेबल है। 10 लाख से ज्यादा सेलर्स यहां पर अमेज़न पर ट्रस्ट करते हैं और उनके साथ काम करते हैं। और अमेज़न कई सारी सर्विसेज इन सेलर्स को प्रोवाइड करता है, जैसे कि 7 डेज पेमेंट ऑप्शन। बस करना कुछ नहीं, आपको सीधे amazon.in पर जाना है और वहां पर अपना फ्री शॉप ओपन करना है। और ये ऑनलाइन शॉप ओपन करने के लिए आपको बस पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स, जीएसटी नंबर और ईमेल आईडी की जरूरत है। अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो भी कोई बात नहीं,
अमेजन आपको थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट करके उनसे आपको मात्र 350 रुपए में जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। सो स्टार्ट योर बिजनेस नाउ विद Amazon एंड गेट फ्री लिस्टिंग सपोर्ट फॉर अप टू 10 प्रोडक्ट्स। बट हाँ, ये ऑफर लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है। इतना ही नहीं, अगर आप आज ही Amazon पर रजिस्टर करते तो आपको 50% ऑफ मिलेगा रेफरल फीस पर अक्रॉस ऑल कैटेगरीज। तो बस नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए एंड स्टार्ट सेलिंग। अगर आपको कुछ ट्राई आउट करना है, पहली बार आप कर रहे हो, तो वो भी आप यहाँ से करके देख लीजिए। क्या पता कल जाके आपका प्रोडक्ट टॉप लिस्टिंग में शामिल हो। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग की। तो इनमें से अगर हम ज़्यादातर सेक्टर्स को देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव है, और इसी वजह से कोरोना जब आया तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इनमें से काफ़ी सारे सेक्टर्स को हुआ। लेकिन जैसे इंडिया में कोरोना कंट्रोल में आया, उसके बाद यहाँ पर इन सेक्टर्स के लिए प्रॉब्लम कम होती चली गई, और इसी के चलते अगर हम देखें तो इन सेक्टर्स में जो ग्रोथ है वो पिछले दोनों सालों से बहुत तेज़ी से हो रही है। लेकिन अगर हम सिर्फ पिछले 2 सालों का फिगर्स देखते हैं, फैक्ट्स देखते हैं, तो क्लियर पिक्चर नहीं आएगी। हमें इसे कंपेयर करना पड़ेगा प्री कोविड लेवल से। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के फर्स्ट क्वार्टर में क्या रिजल्ट थे। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का मतलब है कि अप्रैल 2019 टू जून 2019, इस दौरान इन सेक्टर्स के ग्रोथ के क्या फिगर्स थे, या टोटल इनका जीवीए क्या था और अब कितना है। इससे हमें पता चलेगा कि पिछले 2-3 सालों में एक्चुअल में ग्रोथ हुई है या फिर वही के वही है, या फिर अभी भी चीज़ें रिकवर होनी बाकी है। तो लेट्स हैव अ लुक एट इट। तो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के फर्स्ट क्वार्टर में इन सेक्टर्स का जो जीवीए था वो था 6,30,860 करोड़, और अगर अभी हम 2022-23 के फर्स्ट क्वार्टर की बात करें तो अब ये है 5,59,723 करोड़। तो ये तो कम हो गया है, और कितना कम, तो अभी भी हम 11% नीचे चल रहे हैं। देखिए, कोविड में हमारी जो जीडीपी ग्रोथ थी वो नहीं के बराबर थी, और अब ये कह सकते हैं कि उन दोनों सालों को कहीं ना कहीं रिकवरी पिछले 1-2 सालों में हो रही है, और यही कुछ इस पर्टिकुलर सेक्टर्स के लिए हमें नज़र आ रहा है। लेकिन देखते हैं कि बाकी सेक्टर्स के लिए भी यही चीज़ है या फिर एक्चुअल में वहाँ पर भी कुछ ग्रोथ हो रही है, तो उसे देखते हैं। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर की, और देखते हैं कि यहाँ पर ग्रोथ हुई है या फिर यहाँ पर भी रिकवरी चल रही है। तो यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग फिगर्स नज़र आते हैं। जैसे कि हमने देखा कि इस सेक्टर में 16.8% की ग्रोथ हुई है, और पिछले साल इसी क्वार्टर में वो 71.3% थी। अगर हम पूरे कंस्ट्रक्शन सेक्टर को देखें तो इसमें 5 सब सेक्टर्स हैं, जैसे रेसिडेंशियल है, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी एंड यूटिलिटीज कंस्ट्रक्शन। तो इसमें 50% का जो शेयर है वो अकेले रेसिडेंशियल का है। लेकिन इस क्वार्टर में कंस्ट्रक्शन को 16.8% की ग्रोथ देने में सबसे बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट एक्सपेंस मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर का है। अगर हम बात करते हैं कमर्शियल कंस्ट्रक्शन की, तो अभी भी बहुत सारी कंपनीज या तो वर्क फ्रॉम होम चल रही है या फिर हाइब्रिड चल रही है, यहाँ पर रिकवरी है। लेकिन कमर्शियल कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अभी उतनी डिमांड नहीं आई है, इसलिए ये जो पर्टिकुलर सब सेक्टर है बहुत ही म्यूटेड चल रहा है, यहाँ पर ज़्यादा कुछ एक्टिविटीज़ नहीं है। अगर हम रेसिडेंशियल की बात करें तो रेसिडेंशियल में क्या है कि पिछले 1-1.5 साल में जो इंटरेस्ट रेट थे वो बहुत ज़्यादा कम थे। लगभग 7.9-7.8% तक इंटरेस्ट रेट होम लोन के चले गए थे। कई सारे लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा लेते हुए बहुत ज़्यादा होम लोन लिए, और इसीलिए हमें पिछले साल इसी क्वार्टर में कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिली, विच वॉज ड्रिवन बाय रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शंस। लेकिन अब ये केस नहीं है, बिकॉज पिछले 2-3 आरबीआई मीटिंग्स में हमने देखा कि जो इंटरेस्ट रेट्स है वो लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया का जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ रहा है, महंगाई को काबू में लेना है, काबू में पाना है। तो एक ही सोल्यूशन है उसका, सिंपल सा, वो है कि आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, और वो साइकिल होती है बेसिकली। तो वो साइकिल अभी फिर से काम करने लगी है, जहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगे हैं। इसलिए इस पर्टिकुलर क्वार्टर में रेसिडेंशियल से उतना कुछ खास निकल कर नहीं आया है। लेकिन इसी बीच इस क्वार्टर को फायदा किस चीज़ का हुआ, तो इस क्वार्टर को फायदा हुआ है गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंसेस का। तो अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के बजट पर नजर डालते हैं तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चलती है, जिसमें यह पता चलता है कि गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए 10 लाख करोड़ अलोकेट किए हैं, जिसमें से लगभग 2 लाख करोड़ ट्रांसपोर्ट ऑफ हाईवेज, जो कि आपको जगह जगह दिखाई भी देते होंगे। उसमें से करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए रेलवेज के लिए दिए हैं। इसके साथ ही 20,000 करोड़ रुपए मेट्रो प्रोजेक्ट जैसे काफी सारी चीजों के लिए दिए हैं। और फिर यही सारे जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो इस बार कंस्ट्रक्शन सेक्टर की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगेन ये देखना पड़ेगा कि ये जो सेक्टर है ये अभी भी म्यूटेड चल रहा है या फिर यहाँ पर सही में कुछ ग्रोथ हो रही है। उसके लिए हमें इसे कंपेयर करना पड़ेगा Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2019-20। तो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के फर्स्ट क्वार्टर में यहाँ पर इस सेक्टर का जो जीवीए था वो था 2,62,828 करोड़, जो कि अभी हो गया है 2,62,918 करोड़। यानी कि हम जहाँ पर थे लगभग अभी वहाँ पर वापस आ गए हैं। यहाँ पर हालांकि फिगर्स बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, बट हालांकि एक्चुअल में ग्रोथ नहीं हुई है जो प्री कोविड थी, बस ये पोस्ट कोविड फिगर्स भी मैच हो रही है। बाकी कुछ खास ग्रोथ अभी भी यहाँ पर आनी बाकी है। तो अब बात करते हैं सबसे फाइनल सेक्टर की, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ नज़र आया है।
देखिए काफ़ी कुछ की इनसाइट्स यहाँ से मिलने वाली हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि अगर एग्रीकल्चर के बाद अगर ऐसा कोई सेक्टर है जहाँ से सबसे ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हो रही है या फिर ज़्यादा लोग काम करते हैं, तो वो कौन सा होगा? तो वो है मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पर इंडिया के जितने भी लोग इंडिया में काम करते हैं उसमें से 26% लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं। अब पिछले साल तो यहाँ पर मैन्युफैक्चर में काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ हुई है, लेकिन इस साल वो ग्रोथ थोड़ी कम होकर 4.8% पर आ गई है। अब इस साल के जो फिगर्स है वो इंडियन गवर्नमेंट के लिए शायद उतने अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग आए। PLI स्कीम, दैट इज़ प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, इन्होंने लाया। और चाइना में भी काफ़ी कुछ इश्यूज चल रहे हैं। रिसेंटली आपने देखा भी होगा कि वेदांता ने फॉक्सकॉन के साथ पार्टनरशिप करते हुए चिप्स वगैरह का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शुरू करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन अभी भी मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा डिमांड है और इस तरह की ग्रोथ कहीं ना कहीं ये बता रही है कि ग्रोथ यहाँ पर काफ़ी कुछ और करने की ज़रूरत है, ताकि इस सेक्टर में और ज़्यादा ग्रोथ ला सके और ज़्यादा जॉब्स यहाँ पर क्रिएट कर पाए। तो अगर हम इस सेक्टर को फाइनेंशियल 2019-20 के फर्स्ट क्वार्टर से कंपेयर करते हैं GVA को, तो तब जो GVA था वो था 5,78,000 करोड़ और अब जो हुआ है वो है 6,05,000 करोड़, यानी कि 4.52% का इजाफा यहाँ पर ज़रूर हुआ है, जिसका ही मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पूरी रिकवरी हो चुकी है और फाइनली ग्रोथ भी आ चुकी है, जो कि मतलब अगर हम बाकी सेक्टर से कंपेरेटिवली देखें तो बेटर पोजीशन पर अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। बस ज़रूरत है यहाँ पर और तेज़ी से आगे बढ़ने की, क्योंकि मेन पॉइंट हमारा आज के इस वीडियो का यही है कि हमारी जो क्वार्टरली ग्रोथ है GDP की 13.7% चल रही है। हालांकि IMF का जो डेटा आया था वो भी इसी को मैच कर रहा था। IMF ने बोला कि अराउंड 13% का ग्रोथ आएगा और उतना आया है, और IMF ने जो एनुअल फोरकास्ट दी है इंडिया की वो करीब 7% है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हम 8 to 9% की ग्रोथ हर साल दिखाते हैं तो हमारे 100th इंडिपेंडेंस डे तक हम एक डेवलप कंट्री हो जाएंगे अगर हम इस स्पीड से चलते हैं। तो दैट इज़ वाई ये ग्रोथ रेट इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए अगर इसे बहुत तेज़ी से पुश करना है तो मैन्युफैक्चरिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम कर सकता है। चाइना को डेवलप कंट्री बनाने में मैन्युफैक्चरिंग ने बहुत बड़ा रोल निभाया है, और अब सेम अपॉर्चुनिटी इंडिया के सामने खड़ी है और इसे हमें किसी भी हालत में ग्रैब करना ही होगा। कुछ और फिगर से इसे डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ मेजर सेक्टर्स की तो बात कर ली है, अब हमें अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा सा ब्रॉड करना पड़ेगा। तो हमने देखा कि ओवरऑल इंडिया में जो ग्रोथ रेट दिखाई है इस क्वार्टर में वो 13.5% है। तो इस ग्राफ से हम देख सकते हैं कि हम जो प्री कोविड लेवल है उससे कहीं ना कहीं थोड़ा ऊपर आ गए हैं, और अब यहाँ से आगे कितनी ग्रोथ होती है वो हमारी एक्चुअल ग्रोथ रहेगी। यही कुछ इस वीडियो का कंक्लूजन है। लेकिन हम सेम चीज़ को अगर हम चाइना से या फिर US से कंपेयर करते तो हमने देखा कि चाइना सिर्फ 0.4% से ग्रो किया, लेकिन US की जो ग्रोथ थी वो -1.6% की थी। तो अगर हम देखिए एक और फ़ायदा इंडिया को क्या हुआ है कि चाइना ने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लाई, एक तो ज़ीरो कोविड पॉलिसी लाई और दूसरा वहाँ पर ड्रॉट चल रहा है, वो भी पर्टिकुलरली वही मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने की और पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा, और फिर वही सारी चीज़ें अभी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है उनको। ये हमने पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि चाइना कैसे एक इकोनॉमिक क्राइसिस से जा रहा है। सेकेंड चीज़ थी कि US में जो डी ग्रोथ चल रही है उसके पीछे मेन रीज़न काफ़ी सारे, उसमें से मेन है कि इन्फ्लेशन, जो कि लोगों को लग रहा है कि ऐसे ही बढ़ा होगा कोविड की वजह से, लेकिन जो कोविड रिलीफ पैकेज है उसकी वजह से वो एक्चुअल में बढ़ा है। और फिर बाद में जो रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है उसकी वजह से उसमें और थोड़ी एडिशन हो गई है। इसके बारे में हमने पिछले IT वीडियो में बात की थी डिटेल में। तो अगर हम यहाँ पर RBI के साइड से बात करें या फिर गवर्नमेंट के साइड से बात करें तो अभी तक तो कोई नेगेटिव पॉलिसी नहीं आई है जिससे इकोनॉमी कुछ हैम्पर हो। लेकिन यहाँ से असली ग्रोथ जो है और असली एफर्ट्स जो है, चाहे वो सरकार के हो या फिर प्राइवेट सेक्टर के हो या फिर RBI के हो, तो यहाँ से आगे हम ईयर ऑन ईयर नहीं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या ग्रोथ दिखाते हैं उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड रहेगा, और उससे आपको इकोनॉमी की एक रियल पिक्चर पता चलेगी। तो हमारी GDP ग्रोथ पर आपकी क्या राय है? कैसे हम GDP को बढ़ा सकते हैं कलेक्टिवली अपने एफर्ट्स डालकर? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो जाते जाते अमेज़न को ज़रूर चेकआउट कीजिए, लिंक नीचे दी गई है।